बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शोबिज़ की चकाचौंध दुनिया से मुतासिर होकर बाज़ारे हुस्न की दहलीज तक पहुंच जाने वाली एक खूबरू दोशीज़ा का किस्सा, क्या वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाई या आइंदा आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन गई? इन औरतों की कहानी जिन्हें गुरबा अपनी गुर्बत से तंग आकर हरम में फ़रोख्त कर देते थे। मैं हूँ आसिफ़ा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। बुराई को चाहे कोई भी नाम दे दिया जाए, इसकी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हराम और सूद खाने वालों ने इसे अपनी दास्त में पाक करने के लिए इंटरेस्ट का नाम देकर अपने तईं हलाल और जायज़ करार दे रखा है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक वो हराम ही है और हराम ही रहेगा। इसी तरह शुरफा ने मौजूदा दौर में बाज़ारे हुस्न को रेड लाइट एरिया का नाम देकर गोया ख़ुद को अपनी अयाशियों पर पर्दा डालने के लिए महफूज बनाया हुआ है। हालांकि अब तो इस दौर का बच्चा बच्चा इस रेड लाइट एरिया को बखूबी जान चुका है। मज़ीद रही सही कसर इंटरनेट ने पूरी कर दी है। पूरे सोशल मीडिया पर इस एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हर वक्त मौजूद होते हैं और मकड़ी की तरह अपने कमज़ोर शिकार को फांसने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। मुग़लिया दौर की तारीख़ और इस वक्त के बादशाहों और शहनशाहों की अयाशियों से कौन वाकिफ़ नहीं है। पूरी तारीख़ इनकी दास्तानों से भरी हुई है। मुग़ल बादशाहों के यहाँ ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती थी, जिनमें बेगमात की भरमार के अलावा बेशुमार मुग़नियाँ और बांदियाँ भी होती थीं। इन्हीं मुग़नियों और बांदियों में वो ख़वातीन अक्सर ऐसे शहनशाहों की ख्वाबगाहों की ज़ीनत बनती थीं जो हुस्न का शिकार होती थीं। मुग़ल शाही ख़ानदान में ऐसी औरतों का बहुत एहतराम किया जाता था जो बादशाहों की ख्वाबगाहों की ज़ीनत बनती थीं। ऐसी ख़वातीन को अक्सर औक़ात तोहफ़े ताइफ़ भी दिए जाते थे। ये वो ख़वातीन होती थीं जिन्हें गुरबा अपनी गुर्बत से तंग आकर बादशाहों के हरम में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर देते थे। अब तो हर शहर, हर मुल्क में ऐसे निगार खाने वजूद में आ चुके हैं जिन्हें हर मज़हब के लोगों ने अपनी अपनी ज़बान में मुख्तलिफ़ नामों से नवाजा हुआ है, जहां अक्सर ओबाश मर्द व ख़वातीन अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए वहां का रुख करते हैं। ये एक मशहूर शहर का मकबूल तरीन रेड लाइट एरिया था, जिसमें शाम होते ही रक्स के साए थरकने लगते थे। सुबह से शाम तक जो इलाका एक वीरान और सुनसान गलियों और मोहल्लों का मंजर पेश करता था, मगरिब होते ही वहाँ की रौनकें दोबारा लौट आती थीं। मगरिब का अंधेरा फैलते ही रात गए तक मुख्तलिफ चौबारों से मौसीकी और गानों की दिल फरेब आवाज़ें गूंजने लगती थीं। इनमें न जाने कौन सी कशिश होती है कि लोग दीवानावार इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। माँ पारा को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक़ था। शायद ही कोई ऐसी इंडियन या पाकिस्तानी मूवी होगी जो इसने अभी तक देखी ना हो। वो हर नई आने वाली फ़िल्म का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करती थी और इस फिल्म के रिलीज़ होते ही इसकी सीडी ख़रीद कर अपने शौक़ की तस्कीन करती थी। वो अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र इसने बड़ी खुशअस्लूबी से तय किया था, लेकिन कॉलेज में आकर इसे एक आज़ादाना माहौल मिलने के साथ साथ कुछ ऐसी लड़कियों का साथ भी नसीब हुआ जो खुद भी इसकी तरह फिल्मों की दिलदादा थीं। किसी ने सच कहा है कि इंसान हमेशा अपने दोस्तों से ही पहचाना जाता है। जिस तरह की वो खुद थी, इसी तरह की इसे सहेलियां मिल गई थीं। इसीलिए अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब वो सब बामुश्किल कुछ पीरियड अटेंड करके कॉलेज के लॉन में बैठकर बातें करती और अपनी अपनी पसंदीदा फिल्मों की स्टोरीज़ को डिस्कस करती रहती। एफए करने के बाद इसका दिल पढ़ाई से बिल्कुल उचाट हो चुका था। घर वालों को पता नहीं क्या क्या बहाने करके इसने कहीं नौकरी करने के लिए रजामंद कराया था। इसका वालिद शहर में एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था
माकूल आमदनी के साथ वो अपनी बीवी और माँ पारा के अखराजात पूरे कर रहा था। बेटी के इसरार पर इसने भी मजबूरन इसकी जॉब के लिए हामी भर ली और माँ पारा एक ब्यूटी पार्लर में कुछ अरसा काम सीखने के बाद वहीं मुलाजमत करने लगी। वहाँ से इसे एक माकूल आमदनी मिलने लगी। ब्यूटी पार्लर्स में अक्सर शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस भी आती रहती थी, जिनसे माँ पारा की भी हेलो हाय हो चुकी थी। इन्हीं अदाकाराओं में एक खातून शगुफ्ता यास्मीन ने इसके अंदर छुपी हुई एक्ट्रेस को भांप लिया था। एक हलचल मचाने वाले शहर के दिल में, जहां साए रक्स करते थे और राज सरगोशी करते थे, एक ऐसा इलाका मौजूद था जिसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसकी भूल भुलैयों वाली गलियों के अंदर जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ था। इनमें एक संगीता मैडम भी थी। वो एक भरपूर नौजवान औरत थी जिसकी सब आँखों में एक ऐसा माजी था जिसे वो भूलना चाहती थी। अपने घर से फरार होने के बाद इसने खुद को इस्तेहसाल की ज़िंदगी में फंसा हुआ पाया। वो अक्सर रातों में स्ट्रीट लाइट्स की सुर्खी माइल चमक के नीचे खड़ी होती थी और जिसके एवज़ इसे एक माकूल मुआवजा मिला करता था। एक तारीख रात को जब वो अपने मकरू धंधे के लिए एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी किसी शिकार की तलाश में थी, तो इसे एक अजनबी शख्स दिखाई दिया। वो शायद इस इलाके में नया था। इसे वो एक नज़र में ही भा गया था। इसे तन्हा यूं खड़े देखकर वो खुद ही इसके नज़दीक पहुंच गया और फिर बाहमी अलेक्स लैक के बाद जब इस शख्स को भी इसके मुतल्लिक ये मालूम हो गया कि वो एक कॉल गर्ल थी, तो वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। काफ़ी अरसे तक इसी तरह वो एक दूसरे से मिलते रहे। फिर न जाने क्या हुआ कि वो शख्स यकदम वहाँ से गायब हो गया। संगीता ने काफ़ी मुद्दत तक इसका इंतज़ार किया। फिर मायूस होकर वो भी इसे भूल गई। रफ्ता रफ्ता संगीता ने अपनी संगत में काफ़ी ऐसी लड़कियां शामिल कर ली जो इसी की तरह के कारोबार से मुंसलिक थीं। इनमें ज़्यादातर मुल्क भर के ब्यूटी पार्लर्स से भागी हुई थीं और बहुत सी ऐसी थीं जिन्हें फिल्मों में काम करने का शौक़ था और अपने इसी शौक़ को अमली जामा पहनाने के लिए वो घरों से भागकर फिल्मी दुनिया में पहुंच भी गई थीं। लेकिन एक चपरासी से लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर तक खुद को नीलाम करवा कर वो वापस बाला खानों की जीनत बन चुकी थी। संगीता चूंकि खुद भी इसी कुमाश की थी, इसीलिए ऐसी लड़कियों को चुन चुन कर अपने ग्रुप में शामिल किया जो इसके लिए बेलौस होकर काम करती थी। संगीता ने सिर्फ इन्हीं पर इक्तिफा नहीं किया था, बल्कि वो खुद भी अक्सर शहर के बड़े बड़े और मशहूर ब्यूटी पार्लर्स का विजिट करती रहती थी, जहाँ से इसे अपने मतलब की बहुत सी लड़कियाँ बआसानी मिल जाती थीं। और इस बार भी इसे शहर के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर से माँ पारा अपने मतलब की दिखाई दी, तो इसने इसे भी शीशे में उतारने के लिए जाल फेंक दिया था और अपना कार्ड इसे थमाकर मिलने के लिए कहकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। एक दिन ब्यूटी पार्लर का ऑफ था और माँ पारा सुबह से ही ये इरादा किए बैठी थी कि वो आज हर सूरत में संगीता मैडम से मिलने इसके घर जाएगी। संगीता की शक्ल में इसे अपने हसीन ख्वाबों की ताबीर दिखाई दी थी। इसने इसे फिल्मों में काम दिलाने का पक्का यकीन दिलाया था और इसके साथ ही इसने इसे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टरों के बारे में बताया था जिनके साथ इसके ताल्लुकात थे। माँ पारा चूँकि खुद भी फिल्मों की शौकीन थी, इसलिए इसे भी ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के मुतल्लिक बखूबी इल्म था जिनके नाम इस संगीता मैडम ने लिए थे। इसलिए वो बहुत खुश थी कि अब इसे हीरोइन बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद वो घर वालों को अपनी एक सहेली से मिलने का कहकर घर से बाहर निकली और एक टैक्सी वाले को संगीता मैडम के घर का पता बताकर पिछली सीट पर बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर ने जब इससे पता पूछा था तो इसके जवाब में गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखते वक्त इसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी जिसे माँ पारा न देख सकी थी। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी माँ पारा को इस ड्राइवर ने कई बार नखियों से सामने लगे शीशे में देखा था और हर बार इसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आती थी।
लेकिन वो खामोशी से टैक्सी भगाए चला जा रहा था। तकरीबन पौने घंटे के बाद इसने एक अजीब से मोहल्ले में टैक्सी रोक दी और माँ पारा को टैक्सी से उतरने का कहा और किराया लेकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। रक्सो सरूर की महफिल उरूज पर थी। साजिंदे बड़ी महारत से अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे और सामने एक खूबसूरत लड़की रक्स कर रही थी। इसके हाथों और पाँव पर मेहंदी लगी हुई थी और इसके चेहरे पर एक लंबा सा बारीक जालीदार घूंघट लटक रहा था। वो साजिंदों के सांस पर मुसलसल खरक रही थी और इसके चारों तरफ बैठे अशराफिया बड़े मज़े से झूम झूम कर इसे दाद दे रहे थे। संगीता के घर तक पहुंचने में माँ पारा को 5-6 मिनट ही लगे होंगे। एक औबाश किस्म का नौजवान जो अपनी कमीज की झोली में पॉपकॉर्न डाले मुंह चलाता इसे बड़ी अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। माँ पारा ने जब इससे मैडम संगीता के घर का पता पूछा तो वो इसे हवस ज़दा निगाहों से देखता हुआ अपने पीछे आने का कहकर एक तंग सी गली में घुस गया। माँ पारा भी इसके पीछे ही थी। फिर एक तंग सी सीढ़ियाँ चढ़ता वो इसे अपने पीछे आने का कहकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद एक अध खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो वहाँ रंगो सरूर की महफिल उरूज पर थी। माँ पारा को ये सब देखकर एक झटका सा लगा। वो फौरन पीछे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर अचानक इसे मैडम संगीता की आवाज़ सुनाई दी। वो इसकी तरफ देखकर उठ खड़ी हुई थी और इसे अपनी जानिब बुला रही थी। माँ पारा कुछ देर के लिए चौंकी, फिर इसकी जानिब बढ़ गई। मैडम आप यहाँ? माँ पारा थूक निगलते हुए इससे मुखातिब हुई। इसके तसव्वुर में भी ना था कि बज़ाहिर मुहज़्ज़ब दिखाई देने वाली मैडम बाज़ारे हुस्न के एक इलाके में इस तरह वहाँ मौजूद होगी। देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यहाँ बहुत इज्जत है और सब मुझसे डरते हैं। मैं तुम्हें फ़िल्मों में काम दिलवाऊंगी क्योंकि यहाँ शहर के बड़े बड़े मुहज़्ज़ब और फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। बस तुम इस वक्त फ़ौरन मेरे पास चली आना जब मैं तुम्हें बुलाऊं। मैडम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसकी शैतानी आंखों में जो चमक उभरी थी वो माँ पारा नहीं देख पाई थी। कुछ देर तक इनके पास रहने के बाद मैडम संगीता से इजाज़त लेकर वो घर वापस लौट आई और दूसरे रोज़ रूटीन के मुताबिक वो अपने काम के सिलसिला में ब्यूटी पार्लर चली गई। सरे शाम ही ऐसे मोहल्लों में रौनकें उरूज पकड़ना शुरू हो जाती हैं। गजरे वालों, पान वालों की भीड़, जिनसे बहुत से लोग अपनी बीवियों महबूबाओं के लिए गजरे और मीठे पान खरीद कर इनसे कुर्बत बढ़ाने के मौके तलाश करते दिखाई देते हैं। वगरना फूलों या गजरों की असल फ़रोख्त तो ऊपर चौबारों पर होती है, इसीलिए इनकी नज़रें भी ऊपर बाला खानों और दरीचों पर लगी होती हैं, जहाँ बहुत सी आंखें नीचे झांकती दिखाई देती हैं। इन दरीचों में हुस्न सजा होता है, बाला खानों में बेइंतहा रोशनी फैली होती है। वहाँ मौजूद नगीने चूँकि मसनूई होते हैं, इसीलिए इनकी चमक दमक बढ़ाने के लिए ऐसी मसनूई रंगीनियों का इंतज़ाम करना मजबूरी होती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ऐसे बाज़ारों में असली नगीने भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें इनके असल कदरदानों या ज़्यादा कीमत लगाने वाले बिगड़े नवाबों के लिए छुपा कर रखा जाता है और मौका देखकर मुंह मांगी कीमत पर वो नगीने इन्हें सौंप दिए जाते हैं। ये एक हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। मैडम संगीता की आधी जवानी इसी बाजार में गुजरी थी, इसीलिए वो इसके एक एक इंच से वाकिफ़ थी और इसके तमाम असरार और रमूज़ भी इसको अज़बर थे। इसने अब तक काफ़ी तादाद में नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियां यहाँ आने वाले फ़िल्म प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को फ़िल्म में चांस दिलवाने का झांसा देकर बेच डाली थीं। बाद में इन लड़कियों को भारी मुआवजा के एवज़ मिडल ईस्ट में स्मगल कर दिया गया और आज तक इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चल सका था कि इन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। इस मज़मूम और घिनौने धंधे की वजह से संगीता के चेहरे पर ज़माने भर की नहूसत और लानत फैल गई थी। शायद इसी वजह से इसे छुपाने के लिए वो अक्सर ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर काटती रहती थी। जिस ब्यूटी पार्लर में वो ज़्यादा जाने लगी थी वो वही था जिसमें माँ पारा मौजूद थी।
माँ पारो को भी कुदरत ने बहुत हसीन बनाया था, इसीलिए पहली नज़र में वो हर किसी को अच्छा लगने लगती थी। खानदान भर में काफ़ी घराने से अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन माँ पारा को सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम करने का शौक था और आज तक इसने किसी भी लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। फरागत में वो सिर्फ अपनी पसंद की मूवीज़ ही देखती रहती थी और ख़ुद को भी अक्सर मूवीज़ में हीरोइन के रूप में मुख्तलिफ हसीन मकामात और वादियों में रक्स करते देख चुकी थी। इतवार की छुट्टी थी और इसके मोबाइल पर मैडम संगीता का व्हाट्सएप मैसेज मौजूद था, जो रात 11:30 बजे के वक्त किया गया था। चूँकि आज छुट्टी थी, इसीलिए रावी चैन ही चैन लिखता था। माँ पारा अक्सर छुट्टी वाले दिन इत्मीनान से सो के उठती थी और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देती थी, ताकि कोई इसे ख्वामख्वाह डिस्टर्ब ना करे। ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद और तसल्ली से अपनी पसंद का नाश्ता करने के बाद जब इसने अपना मोबाइल ऑन किया तो इसे व्हाट्सएप पर मैडम संगीता का मैसेज मिला। मैसेज सुना तो इसने आज दोपहर 1 बजे तक इसे अपने घर बुलाया था। इसके मैसेज के मुताबिक आज इसके घर एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने आना था और वो माँ पारा को इससे मिलवाना चाहती है, ताकि अगर वो इसके मेयार पर पूरा उतरती है तो इसकी किस्मत चमक जाएगी। मैसेज क्या था? समझो तो माँ पारा के लिए एक खुशी की नवीद थी, जो ख्वाब वो अरसा दराज से देखती आ रही थी। आज वो पूरा होने जा रहा था। इसने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और जल्दी से अच्छी तरह तैयार होकर अपनी अम्मी को एक सहेली की सालगिरह में शिरकत का कहकर घर से निकली और एक टैक्सी पकड़कर सीधी मैडम संगीता के घर पहुंच गई। इस बार इसे किसी से पता पूछने की कतई ज़रूरत महसूस ना हुई थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो जैसे ही ऊपर पहुंची तो मैडम को अपने रूबरू ही पाया। यूँ लग रहा था जैसे वो इसकी ही मुंतज़िर हो। इसे देखते ही मैडम का चेहरा खिल उठा। अच्छा किया तुम मेरे पास आ गई हो, वरना ऐसे मौक़ों के लिए पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 6-6 माह या फिर 1 साल का अरसा भी बीत जाता है। मैडम ने जैसे इसे ये सब कुछ बताकर एक एहसान किया था, दोपहर के ठीक 1 बजते ही वहाँ एक उधेड़ उम्र का शख्स आन पहुँचा। इसके चेहरे पर हल्की हल्की फ्रेंच कट दाढ़ी थी और इसकी आंखों में कोबरे की आंखों जैसी चमक थी। एक नज़र में तो वो एक शैतान से शख्स ही लग रहा था। इसके पहुंचते ही मैडम संगीता ने इसे भी वहीं बिठाया और फिर माँ पारा से इसका तारुफ करवाते हुए फ़ोन पर किसी को चाय और कुछ दीगर लवाजमात वहीं लाने के लिए कह दिया। अच्छा तो ये है माँ पारा साहिबा, जिसका जिक्र आपने मुझसे किया था। इस शख्स ने माँ पारा की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए मैडम संगीता से पूछा। जी सफदर साहब, यही है वो माँ पारा जिसके मुतल्लिक मैंने आपको पहले बताया था और साथ ही सिफारिश भी की थी कि इसे जितनी जल्दी हो सके किसी फिल्म की हीरोइन बना दीजिए, क्योंकि ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मैं अक्सर इसके ब्यूटी पार्लर पर जाती रहती हूँ। मैडम ने जवाबन इस उधेड़ उम्र शख्स जिसका नाम सफदर था कहते हुए कहा, जी क्यों नहीं, ज़रूर। भला ये कैसे हो सकता है कि आपका हुक्म हो और हम ना बजा लाएं। मेरी एक नई फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1 माह लगेगा। इसे मेरे पास इस्लामाबाद आना होगा ताकि इस दौरान मैं इन्हें फ़िल्म के मुतल्लिक कुछ मालूमात भी दे सकूँगा और कुछ कामों के मुतल्लिक डिस्कस भी हो जाएगा। सफदर ने मैडम की बात का जवाब देते हुए माँ पारा की तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर बाहमी गुफ्तगू करने के बाद सफदर वहाँ से ये कहकर इजाज़त लेकर चला गया कि माँ पारा बहुत जल्द खुद को फिल्म की बड़ी पर्दा स्क्रीन पर हीरोइन के तौर पर देखेगी। सफदर का विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में रख कर माँ पारा भी वहाँ से इजाज़त लेकर वापस अपने घर आ गई। अपने वालिदैन को दूसरे शहर में एक अच्छी और पुरकशिश जॉब का बहाना बनाकर वो इस वक्त इस्लामाबाद जाने वाले एक फ्लाइंग कोच में सवार थी। वालिदैन भी इसकी ज़िद के आगे बेबस ही थे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काम करने पर भी उन्होंने एतराज़ किया था, लेकिन माँ पारा बहुत ज़िद्दी और खुदसर किस्म की लड़की थी, इसीलिए इसने बज़िद वही काम करके दम लिया जिस पर इसके वालिदैन खफा थे। और इस बार भी इसने ना जाने कैसे इन दोनों को शीशे में उतारा होगा।
जो उन्होंने नाचार इसे इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी थी। इस्लामाबाद में इसके अब्बू का दरीना दोस्त रहता था, जिसकी कोई औलाद ना थी, और वो एक निजी यूनिवर्सिटी में बतौर क्लर्क तैनात था और एक 2 कमरों के अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ रहता था। माँ पारा को सिर्फ इस शर्त पर जाने की इजाज़त दी गई थी कि वो सीधी पहले इसके दोस्त के फ्लैट पर जाएगी और वहाँ पहुंचकर इन दोनों मियाँ बीवी से बात करवाएगी, ताकि इन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि वो खैरियत से वहाँ पहुँच गई है। माँ पारा ने भी इन्हें यकीन दिलाया था, तब जाकर इन्होंने इसे इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी थी। बस अपने मुकर्ररा वक्त पर वहाँ से रवाना हो चुकी थी और तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट का फासला तय करती हुई अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच चुकी थी। शाम का झटपटा छाने लगा था। माँ पारा ने अपना सामान लिया और टर्मिनल से निकलकर एक टैक्सी को अपने अब्बू के दोस्त के फ्लैट का पता बताया और सीधी वहीं जा पहुंची। इसके अब्बू ने इन्हें पहले से ही माँ पारा के घर से रवानगी का कह दिया था। घर में सिर्फ वही आंटी मौजूद थी और इनके शौहर घर में मौजूद ना थे। माँ पारा को देखते ही वो खुशी से खिल उठी और फिर पहली फुर्सत में माँ पारा ने अपने अम्मी अब्बू से आंटी की बात करवाई और फिर अलग सलैग के बाद वो दोनों भी मुतमईन हो गए थे। माँ पारा ने फ्रेश होकर चाय वगैरह से फरागत होने के बाद कुछ देर आंटी से बातचीत की और फिर सफ्तर के दिए हुए कार्ड पर लिखे फ़ोन नंबर पर राब्ता करने लगी। कुछ ही देर में बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी और आंटी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर अंकल अख्तर खड़े हुए थे। वो भी जैसे ही अंदर आए तो माँ पारा को देखकर खुश हो गए और फिर प्यार से इसके सर पर हाथ फेर कर इसके अम्मी अब्बू की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। माँ पारा ने इन्हें इनका सलाम पहुँचाया और फिर कुछ देर इनसे बातें करने के बाद दोबारा सफदर का नंबर ट्राई करने लगी। चंद ही मिनटों में दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और जब माँ पारा ने इसे अपने इस्लामाबाद पहुँचने की नवीद सुनाई तो दूसरी जानिब से खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी, जैसे इसे कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया हो। माँ पारा शायद ये महसूस ना कर सकी। फिर सफदर ने इसे अपने घर का एड्रेस समझाया और कल सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचने की तलकीन की और फिर दूसरी जानिब से खुदा हाफिज़ कहकर राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी सुबह नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद अंकल अख्तर ने इसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माँ पारा ने इन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो इसकी वजह से छुट्टी ना करे, वो शाम तक घर पहुंच जाएगी। नाचार उन्होंने भी इसे अकेले जाने की इजाज़त दे दी थी। घर से सफदर के बंगले तक पहुंचने में इसे ज़्यादा देर ना लगी। सफदर ड्राइंग रूम में इसका मुंतज़िर था। इसे देखते ही जैसे इसकी बाछें खिल गईं। इसने इससे चाय वगैरह का पूछना चाहा, लेकिन इसके ये कहने पर कि वो नाश्ता करके आई है तो वो फिर दोनों उठकर एक तरफ बने एक ऑफिस नुमा कमरे में पहुंच गए। वो ऑफिस कम और अयाशगाह ज़्यादा लग रहा था। हर तरफ बहुत सी नामवर पाकिस्तानी और इंडियन एक्ट्रेस की नीम उरियाँ तस्वीर लगी हुई थी। एक लम्हे को तो वो सब कुछ देखकर माँ पारा को बहुत बुरा लगा। फिर ये सोच कर कि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर के घर या ऑफिस में है जहाँ ऐसी बातों को मायूब नहीं समझा जाता। कुछ देर तक सफदर इसे फ़िल्म इंडस्ट्री के मुतल्लिक बताता रहा। फिर एक मुलाजिम एक ट्रे में एक गोल्डन शरबत के 2 गिलास रखे अंदर दाखिल हुआ और एक गिलास उठाकर माँ पारा के सामने रखकर चोर नज़रों से इसे देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। सफदर ने माँ पारा को शरबत पीने का इशारा किया और ख़ुद भी अपने सामने रखे गिलास से एक घूंट भरा। माँ पारा इससे बातों में मसरूफ़ थी और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता गिलास से शरबत भी पीती रही। जैसे ही शरबत ख़त्म हुआ तो इस पर जैसे गनूदगी तारी होने लगी। इसका सर बड़ी तेज़ी से घूमने लगा और फिर कुछ ही लम्हों में इसकी आंखें बंद हो गई और वो सोफे पर बैठे बैठे एक जानिब झुक गई। वो बेहोश हो चुकी थी। शायद शरबत में कोई नशा आवर महलूल था जिसने चंद ही मिनटों में इसे होश से बेगाना कर दिया था। सफदर तेज़ी से अपने सोफे से उठा और इसने इसे अपनी बाहों में भरकर उठाया और तेज़ी से साइड में बने एक छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये एक रिटायरिंग रूम था जिसमें एक बड़ा सा मखमली बिस्तर लगा हुआ था
और एक जानिब रैक में शराब की बोतलें भरी हुई थीं। सामने के रुख एक खूबसूरत मल्टीमीडिया वाल पर एक बड़ी सी LED भी नस्ब थी। सफदर ने इसे बिस्तर पर लिटाया और फिर इस कमरे में एक मकरू और शैतानी खेल शुरू हो चुका था। छत में लगे CCTV कैमरों में वो सारे मनाजिर रिकॉर्ड होने लगे जिन्हें लिखते वक्त शायद मेरा कलम साथ न दे पाएगा। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये शैतानी खेल अपनी तकमील के मराहिल को पहुंच चुका था। सफदर ने इस मासूम कली की तमाम वीडियोस बनाकर इसे अपने पास महफूज बना लिया था। तकरीबन 3-4 घंटों के बाद माँ पारा को कुछ होश आया तो इसे इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी कि इसकी मताए हयात लुट चुकी थी और इसे फिल्मों में काम करने का शौक़ रुसवाइयों के इस दहाने तक ले जा चुका है जहाँ सिवाय मौत को गले लगाने के कोई और रास्ता न बचता था। सफदर शायद बहुत माहिर खिलाड़ी था जिसने खेलने के बाद मैदान को बिल्कुल साफ सुथरा करने में कोई कसर न छोड़ी थी। दूसरे रोज़ माँ पारा को अपने मोबाइल पर सफदर की तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ जिसके साथ साथ एक नाजेबा वीडियो भी भेजी गई थी। माँ पारा ने पहले तो शायद यही सोचकर वो वीडियो ओपन कर ली कि शायद सफदर साहब ने इसे फिल्म के हवाले से कोई वीडियो भेजी होगी, मगर जो कुछ वीडियो में दिखाई दिया वो माँ पारा के लिए किसी धमाके से कम ना था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बज़ाहिर मुहज़्ज़ब दिखाई देने वाला वो शख्स अंदर से एक शैतानी भेड़िया होगा। सफदर ने इसे व्हाट्सएप मैसेज में बाकायदा एक धमकी की सूरत में दोबारा आज फिर से इसे अपने बंगले पर बुलाया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर इसने इसका कहना ना माना तो वो ये वीडियो यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देगा और इसके बाद माँ पारा के पास सिवाय खुदकुशी के कोई और चारा ना रहेगा। माँ पारा के तो वहमो गुमान में भी ना था कि वो अपने शौक़ की खातिर अपनी कीमती मता लुटा चुकी है। चारों नाचार माँ पारा ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत नाश्ता किया। हालांकि अंदर से इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो गिरती पड़ती फिर इसी शैतानी पिंजरे में जा पहुंची थी। कुछ दिन यही शैतानी खेल जारी रहा और फिर एक दिन माँ पारा ने हिम्मत करके वहाँ से वापसी का टिकट करवाया और सीधी अपने घर पहुँच गई। घर वालों ने अलग इसकी खबर ली कि इतने दिन तक इसने अपनी कोई खबर तक न दी थी और वो बहुत परेशान थे। 1-2 बार अख्तर साहब से राब्ता करके पता किया तो तुम घर पर नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी जॉब का क्या बना। इसे देखते ही इसके माँ बाप ने सवालात की बौछार कर दी। न जाने वो कब से इस पर गुस्सा उतारने के लिए भरे बैठे थे। माँ पारा ने इन्हें तसल्ली से तमाम सवालात के जवाबात देने के साथ साथ ये भी बता दिया कि इसे वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लिहाजा वो इसीलिए घर वापस आ गई है। ये कहकर वो आराम करने का कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पता नहीं वो कितनी देर तक यूं ही बिस्तर पर ढेर हुई पड़ी रही। फिर मगरिब की अज़ानें सुनकर इसकी अम्मी ने इसे जगाया और ख़ुद नमाज पढ़ने के लिए चली गई। माँ पारा ने उठकर एक ठंडे पानी का बाथ लिया और फिर फ्रेश होकर मोबाइल देखने लगी कि अचानक इसे मैडम संगीता का मैसेज मौसूल हुआ जो कुछ देर पहले ही व्हाट्सएप पर भेजा गया था। मैडम ने इसे खूब सुनाए और साथ ही इसके फरार होने से लेकर अब तक जो सूरत हाल पेश आने वाली थी इसके मुतल्लिक माँ पारा को बज़ाहिर धमकी दे डाली। माँ पारा का रंग फक हो गया था। वो समझ बैठी थी कि वो वहाँ से जान छुड़ाकर अब महफूज हो चुकी है, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी क्योंकि मैडम ने भी इसे सफदर की तरह यही धमकी दी थी कि अगर इसने इसका कहना ना माना तो वो सफदर की तरफ से भेजी गई वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ इसके वालिदैन के पास भी भेज देगी। माँ पारा बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। इसके तो ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि किस्मत इसके शौक़ की इसे इतनी घिनौनी सज़ा देगी। अपने वालिदैन की इज़्ज़त और अजीज़ो अकारब में रुसवाई के डर से आखिर इसे मैडम संगीता की बात मानना पड़ी और वो हर हफ्ता घर से मैडम के पास जाने लगी। मैडम ने इसके साथ इतनी मेहरबानी ज़रूर की कि इसे इसका मुआवजा भारी रकम की सूरत में देने लगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें शामिल करना मुनासिब नहीं है, इसीलिए अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इस अरसा के दौरान माँ पारा ने कितनी मर्तबा मौत की दहलीज तक पहुंचकर वापसी का रास्ता इख्तियार किया था। अपने शौक़ की खातिर
इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, एक ऐसी कुर्बानी जिसका इसे फ़ायदा होने के बजाय एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। मोती की कदर कीमत सिर्फ इसी वक्त तक अहम होती है जब तक वो सीप में बंद रहता है। सीप से निकलने के बाद कई हाथों में जाकर इसकी कुदरती चमक दमक बिल्कुल मद्धम हो जाती है और इसकी कीमत इतनी मामूली हो जाती है कि वो चाह कर भी दोबारा सीप में बंद होकर अनमोल नहीं बन सकता। बज़ाहिर ये एक लड़की की मुख्तसर कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि जो लड़कियां ख्वाम ख्वाह आइडियल का शिकार होकर बड़े बड़े ख्वाब अपनी आंखों में सजा लेती हैं और इन्हें पाने के लिए इस कदर अंधी हो जाती हैं कि इन्हें इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि वो दास्तां मौत की अथाह गहराइयों में गिरती चली जाती हैं और इनकी तबाही के बाद इनके घर वालों पर कैसी कैसी क़यामतें टूटती हैं, इससे वो बेखबर ही होती हैं। ऐसी लड़कियों का ठिकाना या तो मौत होता है या फिर बाज़ारे हुस्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।